ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आ, मुझे पहले थोड़ा पहले ये जानना था कि आ, भस्म के बारे में बेसिक बेसिक क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है सबकी। मतलब अलग अलग धातु के भस्म क्यों यूज करने हैं, उसका क्या यूज केस है। जैसे कि विषय द्रव्य तो अलग है, पर सब धातु के भस्म सब धातु उसमें से विषय नहीं है। जैसे ताम्र विषय है, पर स्वर्ण रौप्य ये विषय नहीं है। तो मतलब अलग अलग धातु भस्म यूज करने का मेन प्रयोजन क्या है। या फिर भस्म के किसी को टाइप्स पता हो। हाँ, कुंजल बोलो। हेलो। ओके, तो बेसिकली मुझे पहले इतना बताना था स्टार्ट करने से पहले कि भस्म के मेनली तीन टाइप होते हैं। एक पारद मारित, दूसरा वनस्पति मारित और तीसरा अरिलोह मारित। तो बेसिकली क्या है कि कुछ कुछ मेटल्स के कॉम्बिनेशन ऐसे रहते हैं जिनसे भस्मीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। उस कॉम्बिनेशन से तो उसको अरिलोह का मारण कहते हैं। वो सबसे हीन गुण का रहता है। पारद मारित सबसे श्रेष्ठ गुण का रहता है और वनस्पति मारित मीडियम गुण का रहता है। तो अब क्या है, पारदमारित सबसे श्रेष्ठ है, वो रसायन कर्म के लिए है। ऐसा भी उसमें एक लॉजिक है। और वनस्पति मारित जो है वो व्याधिनाश के लिए है। पर पारदमारित हम व्याधिनाश के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उसमें हम भावना वगैरह वनस्पतियों की यूज करते ही है। तो ये एक बेसिक हो गया। अब मुझे थोड़ा मैं एक ये डालता हूँ फोटो। तो बेसिकली हम कंपैरेटिव ज्यादा देखेंगे। एक एक इसके गुण जो है एक एक भस्म के वैसे नहीं देखने वाले। कंपैरेटिव देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा क्लिनिकली कि किसमें क्या यूज करना है वगैरह। तो अभी ये जो मैंने पहले किया है ये है सुवर्ण वर्सेस अभ्रक। तो अभ्रक जो है वो निश्चंद्र सिर्फ बना के 10-20 फुट के बाद वैसा यूज करने को नहीं बोला है। एटलीस्ट 30 फुट देने को बोले हैं सिद्धिनंदन मिश्रा में अभ्रक को। और वो भी जो 30 फुट वाला अभ्रक है उसको अलग अलग दवाई बनाने के लिए, जैसे ये आरोग्यवर्धिनी वगैरह में यूज करते हैं, वैसा यूज करना है। और जो डायरेक्ट अभ्रक भस्म डायरेक्टली यूज करना है एकेरी, उसको एटलीस्ट 100 फुट यानी शतपुटी, या फिर सबसे आइडियल है सहस्त्रपुटी। तो सहस्त्रपुटी या शतपुटी जो है वो डायरेक्टली यूज करना है अभ्रक। और 30 फुट के बाद जो बनता है वो कल्प के लिए यूज करना है। तो अब अभ्रक और सुवर्ण के आप गुण देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलर दिखेंगे। दोनों रसायन है, दोनों वात पित्त शामक है, दोनों ओजवर्धक है, दोनों इंद्रिय और मन पे काम करते हैं और दोनों जीवनीय भी बताए हैं। तो इसमें अगर अंतर करने का हमने सोचा तो मैंने जैसे नीचे लिखा है कि अभ्रक ज्यादा धातु परिपोष परिणमन के काम में यूज होता है। और सुवर्ण जो है वो ज्यादा डायरेक्टली पोषण करने वाला द्रव्य है। सिमिलरली जो मानसिक रोगों में वगैरह आपने पढ़ा होगा गुणेश शास्त्री में कि अभ्रक यूज करना है। तो सबसे जो सूक्ष्म चीजें हैं हमारे शरीर में इंद्रिय वगैरह, उनका परिपोषण मन से ही होता है। हमारा मन भी जो है वो आहार से बना हुआ आहारज ही बताया है मन। तो उस पे जो हमारा इफेक्ट रहता है खाने का, और उसका जो पोषण होता है खाने से, उतना सूक्ष्म लेवल तक धातु परिपोषण अच्छा होना और उतने सूक्ष्म लेवल तक तर्पण करना, ये काम अभ्रक से हमें हम प्राप्त कर सकते हैं।
और दूसरा जो है कि हर एक लेवल पे सीधा जाके धातु बढ़ाना, वो काम सुवर्ण से होता है। तो जैसे अब बहुत धूप में से हम आए घर पे, तो हमें पहले लगता है कि कुछ नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया जाए ताकि सद्यो तर्पण हो। हमें भूख भी लगी हो तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत पेट भर के खाना है, पहले हमें लगता है कुछ तर्पण चाहिए। तो ये तर्पण वाला काम जो है ना सूक्ष्म लेवल पे, वो ज्यादा अभ्रक से अच्छा होता है कंपेयर्ड टू स्वर्ण। स्वर्ण से होता नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर स्वर्ण से ब्रूहण वाला काम ज्यादा होता है। सिमिलरली अभ्रक का कामित्व ज्यादा त्वचा, रस, रक्त, उरस्थान, ऊर्ध्व जत्रु इस पे ज्यादा है कंपेयर्ड टू सुवर्ण, जिसका ज्यादा मज्जा और शुक्र पे कामित्व है। बाकी वैसे तो सब दोनों ही पूरे शरीर को पोषण करने वाले और रसायन करने वाले है ही। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि जो कुष्ठ वगैरह के कल्प है जैसे आरोग्यवर्धन हो गया, उसमें अभ्रक यूज किया जाता है कुष्ठ की जगह। क्योंकि एंड जो है ना, जो सूक्ष्म लेवल पे बिगड़ा हुआ है पचन या फिर ज्यादा क्लेद बढ़ रहा है, उसका परिणमन करने के लिए अभ्रक काम करता है, ना कि सुवर्ण। ऑल्सो अभ्रक कंपैरेटिवली लघु है सुवर्ण के कंपैरिजन में। मतलब ज्यादा आम अवस्था रहेगी तो सुवर्ण यूज करके ज्यादा फायदा नहीं होता, पर अभ्रक आप यूज करते हो तो फायदा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन कंडीशन। और जैसे मैंने बोला वो शतपुटी या सहस्त्रपुटी होना चाहिए आइडियली। तो ये हो गया अभ्रक और सुवर्ण का। इस पे अभी किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है तो करिए, नहीं तो हम अगले कंपैरिजन पे जाते हैं। मैंने एकदम बेसिक बेसिक लेवल पे ही कंपैरिजन रखा है, ज्यादा कुछ एक एक भस्म लेके उसके चार सूत्र लेके ऐसा डीप स्टडी ऐसा नहीं करने वाले हम आज। मयूर, राम। हेलो हेलो। हाँ बोल। सर, ये जो अभ्रक और सुवर्ण का बताया कि त्वचा गामित्व है और मज्जा और शुक्र गामित्व है, हाँ, वो वो वाला अगेन थोड़ा। मैंने कंपैरेटिवली वर्ड हाईलाइट किया है, दोनों का सब जगह सप्त धातु पे गामित्व है ही, पर अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वैसे है। हाँ तो पूछो। ऐसे तो एक कोई केस से करके समझाएंगे तो थोड़ा मतलब इजी हो जाएगा इसे समझने का। हाँ तो बेसिकली अब जैसे देखो कि मैंने इधर लिखा है अभ्रक रस और त्वचा का मिश्रण, उसमें ये मिस हो गया उरस्थान और ऊर्ध्वजत्रु। तो जैसे अब सबको पता है कि श्वासकाश वगैरह में अभ्रक का बहुत फेमस यूज है कि क्षयज काश से लेके कफज काश तक, और इसमें भी श्वास में भी। तो वहां पे ना अगर आप जैसे स्वर्ण के भस्म का यूज करोगे, तो अब देखो क्षयज काश है, धातु क्षय कम करके हमें काश को कंट्रोल करना है, धातु क्षय कम करके हमें प्रतिक्षय को कंट्रोल करना है, तो आप स्वर्ण यूज करोगे। पर आपको अगर तुरंत वहां से कफ का विलयन करना है, स्रोतस का अवरोध निकालना है, और पोषण मतलब तर्पण के स्वरूप में पोषण करना है, तो अभ्रक ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। ओके सर। हाँ। तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि सुवर्ण एक गुरु चीज है जिसको पचाने के बाद सब धातुओं का वर्धन होता है, और अभ्रक ऐसी चीज है कि वो सीधा जाके काम करेगा, पर वो लॉन्ग लास्टिंग ब्रूहण नहीं कर रहा है शरीर का। वो शरीर का तर्पण कर रहा है और धात्वाग्नि ठीक कर रहा है और स्रोतस शोधन कर रहा है। तो उस हिसाब से फिर आपको आहार से बढ़ाना पड़ेगा। स्वर्ण से वैसा नहीं है, मतलब स्वर्ण सीधा जाके बल बढ़ाता है, सीधा जाके धातु वर्धन करता है।
तो ज्यादा स्रोतोरोध रहेगा तो स्वर्ण अपना काम नहीं कर सकता, पर अभ्रक कर सकता है। इसीलिए वहां पे आप स्वर्ण के से युक्त जो स्वर्ण सिंदूर जैसा कल्प है, जो खुद सूक्ष्म स्रोतोगामी और विषय द्रव्य जो मेन पारद है उसमें वैसा संयोग यूज करोगे, तो आप श्वासकाश में तुरंत कफ का विलयन करके फिर पोषण दोनों काम एक साथ कर सकते हो। पर उसमें स्वर्ण की मात्रा बहुत कम रहती है। तो जो मेन स्वर्ण भस्म से जितना ब्रूहण होने वाला है उतना तो उससे नहीं होगा। पर तो ऐसा संयोग करना पड़ता है फिर हमें कि मकर ध्वज यूज करो स्वर्ण भस्म के जगह। पर अभ्रक भस्म यूज करोगे तो वो तुरंत काम करने वाला है वहां पे। ओके। अच्छा। अभी अगला हम देखेंगे कि, एक सेकंड। हाँ, रौप्य जो है, रौप्य का वैसे इजी है। रौप्य मेनली पित्त वातग्न है, शीत द्रव्य है वो। तो पित्त प्रधान कोई भी अवस्था रहेगी जिसमें आपको लेखन कर्म की अपेक्षा है, और रक्त मांस और मज्जागामी अगर पित्त कोई व्याधि है तो उसमें वो काम करता है। विषग्न है, आमग्न है। और इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। रज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो रज दोष निर्हरण के लिए ये बहुत अच्छा काम करने वाला एक भस्म है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अगले इसमें मैंने कंपैरेटिव लिखा है थोड़ा। तो उस हिसाब से ये ताम्र के साथ वगैरह कंपैरिजन में ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो अभी ताम्र जो है वो, एक सेकंड। हाँ, तो ताम्र जो है वो जैसे रौप्य भी लेखन था, ताम्र भी लेखन है। पर ताम्र कफ प्रधान वातानुबंधी अवस्था में ज्यादा यूज होता है। वो अग्नि दीपक और आम पाचक है। रौप्य सिर्फ आम पाचक था, अग्नि दीपक नहीं था। कभी ना कहीं आपको रेफरेंस शायद मिल सकता है रौप्य के अग्नि दीपन होने का। पर ताम्र जैसा अग्नि दीपन रौप्य से नहीं होता। और ऊर्ध्व अधक शोधन होने के कारण दोनों स्रोतों से, यानी कि ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से ये स्रोत शोधन करके दोष निकालने वाला है। तो अब इसमें सिर्फ वमन और विरेचन ऐसी अपेक्षा नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी में ताम्र गया या फिर अपक्व ताम्र गया तो उससे वमन होता है, ये सबको पता है। पर मल से, मूत्र से, स्वेद और कफ को विलयन करके सब ऊर्ध्व जत्रुगत स्रोतों से दोषों को बाहर निकालना, ये ताम्र का विशेष गुण है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि ताम्र के माइथोलॉजिकल ऐसे देखोगे तो दो कहानियां हैं। एक वराह पुराण में उसको कार्तिकेय का शुक्र बताया है, और रसकामधेनु में उसको सूर्य से ओरिजिनेट हुआ है ताम्र, ऐसे बताया गया है। तो अभी कार्तिकेय जो है शिव जी का के पुत्र, तो वो देखोगे तो वो सबसे अच्छे वॉरियर और सेनापति बताए जाते हैं। तो और सूर्य तो उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला है ही। तो ताम्र के उष्ण और तीक्ष्ण दोनों गुण इससे समझ में आते हैं हमें। पर कई कई ग्रंथ में ताम्र शीत भी बताया है। तो उष्ण थोड़ा सा साइड में रख के इसका सबसे प्रधान गुण तीक्ष्ण है। तो तीक्ष्ण गुण से ये बहुत अच्छा कफ और आम का पाचन करता है और अग्नि दीपन भी करता है। और इसको हम मेनली मेद और मांस का लेखन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी जो स्थूल कुष्ठ लिखा है मैंने, तो जिस कुष्ठ में त्वचा बहुत मोटी हो जाती है और वहां से फिर डैंड्रफ जैसा निकलता रहता है, उस टाइप के कुष्ठ में जो लेखन द्रव्य यूज करना है
वहाँ ताम्र बहुत अच्छा काम करता है, और हरता के साथ मिक्स किया, शुद्ध हरता के साथ, या फिर शुद्ध हरता और ताम्र वाला कोई कल्प यूज किया जो कुष्ठ में दिया हो, तो वहाँ बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है, क्योंकि मोटी त्वचा को या बहुदोष वाली त्वचा को पतला करके साम्य स्थिति में लाना, ये दोनों ताम्र और हरता बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम चिकित्सा में पहले हमारा ये रहता है कि एक हफ्ता 2 हफ्ते पाचन देंगे, फिर शोधन का सोचेंगे, फिर रसायन का सोचेंगे, ये जो बेसिक क्रम से हम चिकित्सा देते हैं। तो वहाँ जो पाचन और दीपन का पहला हमारा टारगेट रहता है ना, वो बहुत फास्ट करने के लिए ताम्र का ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट में आप यूज कर सकते हो, अगर आपने उसको बाकी द्रव्यों के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया, और मतलब आपको दोष अवस्था अगर अच्छी तरह से समझ आ रही है पेशेंट की, तो पित्तानुबंधी पेशेंट भी रहेगा, तो भी आप शीत द्रव्य के साथ जैसे आमलकी वगैरह डाल के, जो पाचन करने वाली है पित्त का, या फिर सूच्छेखर के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताम्र मिला के आप दे सकते हो। प्रवाह पंचामृत के साथ आप एक्स्ट्रा ताम्र मिला के दे सकते हो, तो आपका जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है कि इसको 7 दिन 15 दिन पाचन देना पड़ेगा पहले, वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम आ जाता है। पर ये थोड़ा आपको ताम्र यूज कर करके समझ में आएगा। अब ताम्र में जो बेसिक एक, मतलब वैसे तो ताम्र मारण के बहुत पार्ट है, पर मार्केट में एक जनरल ताम्र मिलता है, दूसरा सोमनाथी ताम्र मिलता है। जनरल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जनरली शराव संपुट के विधि से किया जाता है, और सोमनाथी के दो पार्ट है एक्चुअली, पर जनरली सोमनाथी कुप्पी पकवा में किया जाता है। तो अगर सोमनाथी ताम्र मिला तो वो यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी थोड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हरता मंचिल वगैरह जैसे बहुत तीक्ष्ण द्रव्य है। पर वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कज्जली हरता मंचिल सब मिला के वो ताम्र भस्म बना है, जो कुब्बी पकवा में बना है। तो उसमें जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण जो है, उस वजह से उसकी डोज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और बहुत तुरंत आपको अग्नि दीपन का जो काम है और आम पाचन का वो दिखता है। सिमिलरली ताम्र से जो पारद की बुभुक्षा बढ़ती है, उसी तरह से शरीर की भी बुभुक्षा बढ़ती है। ताम्र का जो एकेरी गुण सब ग्रंथों में, मतलब मेन गुण जो है ताम्र का, वो है उग्र बुभुक्षा निर्माण करना। तो अब ताम्र थोड़ी अपेक्षा से ज्यादा क्वांटिटी में यूज करोगे तो पित्त वगैरह बढ़ने का वो प्रॉब्लम होना अलग बात है। दूसरा आपको प्रॉब्लम होगा कि पेशेंट बोलेगा बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कितना भी खाया तो भी पेट भरा हुआ लगता ही नहीं। तो ये थोड़ा, आप एक तरफ से देखोगे तो आप इसको गुण की तरह यूज कर सकते हो, दूसरी तरफ से देखोगे तो ये दोष की तरह है। तो ताम्र को थोड़ा केयरफुल यूज करना पड़ता है, पर अगर आपको ताम्र यूज करना आ गया, तो आप कोई भी स्रोतस में कोई भी धातु में स्थित आम बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो, अज्यूमिंग अपने अनुपान और उसके साथ जाने वाले द्रव्य अच्छी तरह से मिलाए हुए हैं। तो इसमें ताम्र में किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है? सर। हाँ। हाँ, सर मैं ये पूछ रही थी कि स्थौल्य की जो हम चिकित्सा देते हैं पेशेंट में, तो इसमें हम ताम्र का यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसमें किसकी बहुत ही स्थौल्य की ज्यादा। चिकित्सा? आपने पहला कुछ तो अलग बोला। हाँ सर, एक्चुअली हाइपरटेंशन पेशेंट क्रोनिक ही है, और फिर हाँ डिस्लिपिडेमिया और वो सारी चीजें डिटेक्ट हुई है। अब हाँ मेन हाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई भी मेडिसिन एलोपैथी का तो सिर्फ हम सपोर्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ही चल रहा है, लेकिन उसको वेट लूज हाँ का बोला है, इन विच इज हाँ। टोटल मतलब आयुर्वेदिक डोमेन है। तो उसके हम्म। लिए अगर हमें ताम्रभस्म यूज करनी हो तो कैसे प्लान करना है? हाँ देखो, अभी क्या है ना, स्थौल्य में थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, क्योंकि स्थौल्य में अग्नि दीपन तो हमें करना नहीं है। उल्टा पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है टिपिकल स्थौल्य में। आपके हम्म। पेशेंट को टिपिकल स्थौल्य रहेगा तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। अगर आप सिर्फ उसका वजन बढ़ा है और मेद बढ़ा है उस हिसाब से स्थौल्य बोल रहे हो, पर अग्नि मानदेय है, तो आप बिना सोचे ताम्र यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ऑलरेडी पेशेंट को बुभुक्षा बहुत है, और सिर्फ उससे मेद बढ़ रहा है, टिपिकल स्थौल्य की संप्राप्ति है, तो वहां पे आप लोह ज्यादा काम करेगा। हम आएंगे लोह पे, क्योंकि लोह क्या है ना, लोह पित्त शामक है, और लोह का सबसे ज्यादा गामित्व रक्त के बाद मेद पे है। तो मेद का शोषण करना और मेद में से जो शैथिल्य है वो निकालना, ये लोहा ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है।
अगर आपको भूख ओके। भी बढ़ानी है और मेद भी कम करना है तो आप ताम्र और लौह का कॉम्बिनेशन यूज करो। भूख नहीं बढ़ानी है, ऑलरेडी भूख अच्छी लग रही है, जो स्थूल्य के बहुत पेशेंट में रहता है, टिपिकल सिम्टम है स्थूल्य का, तो सिर्फ लोह ओके। और उस मतलब उस एंगल से सोच के बाकी द्रव्य और आहार विहार से वो कम होगा। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? किसी ने कुछ यूनिक यूज केस देखा हो ताम्र का क्लिनिक में? ओके। हाँ, तो अभी लोह का हमारा टॉपिक निकला था, तो पहले लोह का ही बात कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा याद रखने के लिए आसान ऐसा है कि रौप्य जो है पित्त और वात शामक है, वात प्रकोपजित ऐसे रौप्य को बोला है। तो पित्तवात कॉम्बिनेशन होगा तो रौप्य, कफवात कॉम्बिनेशन होगा तो ताम्र, और पित्तवात कॉम्बिनेशन होगा फिर से तो लोह। पर अब लौह और रौप्य कहाँ कहाँ, अब ताप्यादि लोह का रौप्य वाला भी पार्ट है। तो मतलब इसी से आपको समझ में आता है कि इसका दोनों का यूज केस और दोषग्नता काफी सिमिलर है। पर इसमें थोड़ा अंतर ये है कि रौप्य सीधा रक्तवर्धक ऐसा काम नहीं करता। ऑब्वियसली पित्त शमन करके, वात शमन करके, बाकी जो आम का मतलब आमग्न काम करके और लेखन वगैरह जो करना है मेद का, उस हिसाब से करके फिर आप रक्तवर्धक आहार देके फिर रक्तवर्धन कर सकते हो। पर डायरेक्ट अगर आपको रक्तवर्धन करना है तो रौप्य काम की चीज नहीं है, वहाँ लोह काम की चीज है। तो मेन इसका तो रक्त और मेद पे कामित्व है, जैसे पांडु में रक्तक्षय और मेद शैथिल्य ये तो आया ही है संप्राप्ति में। तो उसी हिसाब से ये पांडु का बहुत मतलब सबसे बेस्ट दवाई जो है पांडु की वो तो लोह है। आप आयुर्वेदिक के हिसाब से पांडु देखोगे तो भी, एलोपैथिक हिसाब से देखोगे तो भी। दूसरी एक यूनिक बात यह है कि जीवनीय जो बताए हैं धातु रसशास्त्र में वो चार ही है: सुवर्ण, अभ्रक, लोह और नाग। बाकी कोई भी धातु को जीवनीय नहीं बोला है। तो ये जीवनीय चार में से एक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, शूल और शोथ जहाँ पे रहता है वहां पे लोह यूज करना चाहिए, उचित अनुपान और उचित द्रव्यों के को मिला के। अभी थोड़ा सा ये हम जैसे द्रव्य गुण पढ़ते हैं उस हिसाब से थोड़ा रसशास्त्र का अजीब लगता है कि कहीं पे भी शूल हो कहीं पे भी शोथ हो तो लोह कैसे यूज करेंगे। तो क्या है ना, थोड़ा टिपिकल द्रव्य गुण विपाक वीर्यगामित्व वाला लॉजिक, ये हम जब भस्मीकरण करते हैं इतने पुट देते हैं तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं काम नहीं करता है। जो दिया है उस व्याधि में तो उचित अनुपान के साथ और उचित बाकी द्रव्यों को मिला के उसका गामित्व हम अचीव कर सकते हैं। तो शूलग्न कहीं दिया हो, जैसे लोह में शूलग्न दिया है तो वो शूल पे काम करेगा ही करेगा। इसीलिए शूलवर्जिनी रस वगैरह में लोह पड़ता है। तो शूल अगर हो किसी पेशेंट में, शूल प्रधान संप्राप्ति हो तो लोहा यूज करना ही है। बाकी आप उसकी हिस्ट्री देके, प्रकृति देख के, जो भी आपको परीक्षण करना है, नाड़ी परीक्षण करना है, सब करके आप उसका गामित्व डिसाइड करने के लिए उसके अनुपान के भेद कर सकते हो, या फिर उसमें जो पुड़ी में बाकी काष्ठ औषधि मिलाएंगे वो अलग अलग यूज कर सकते हो। पर शूल में पहले आपको आना चाहिए लोह और ताम्र। अगर अवरोधजन्य है तो ताम्र डालना ही है। अवरोधजन्य नहीं लग रहा है ज्यादा तो सिर्फ लोहा डालना है, पर लोहा डालना ही है कहीं भी शूल हो तो। और दूसरा है शोथ। पिटिंग एडिमा रहे नॉन पिटिंग एडिमा रहे, लोहा दोनों पे काम करेगा। नॉन पिटिंग पे ज्यादा अच्छा काम करता है, पर पिटिंग में भी करता है। तो शूल और शोथ में ये सबसे प्रधान दवाई है। पित्तवात प्रकोप में भी इन जनरल अच्छी दवाई है, और जीवनी और रक्तवर्धक के लिए तो सबसे बेस्ट लोहा ही है।
और हाँ, लोहा और मंडूर में बस अंतर इतना है कि ऑलमोस्ट 99% गुण सेम ही है दोनों के। बस मंडूर जो है वो बहुत लघु रहता है, क्योंकि उस पे काल का संस्कार और बेसिकली वो जो रस्ट लगा हुआ लोहा है, तो वो दीर्घकाल रख के ही लोहे को रस लगता है, तो काल के संस्कार से वो खुद बहुत ज्यादा लघु हो चुका होता है। तो जिसकी अग्नि कम है, या वृद्धों में, या फिर बाल अवस्था में, आप मंडोर को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी जिसको अग्नि का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा उसके साथ दीपन पाचन द्रव्य यूज कर सकते हैं, पेशेंट का बल भी अच्छा है, तो लोहा यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मंडोर में दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मंडोर, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, 10 साल या ऐसे कुछ तो बताया है मिनिमम, उतना वो पुराना होना चाहिए। उतना पुराना नहीं रहता आजकल। तो मंडूर जितना नया रहेगा उतना वो काम भी कम करता है, और विषाक्तता भी ज्यादा निर्माण करता है, ऐसे बताया गया है। तो अगर जीर्ण लोह पत्र किसी के पास रहेंगे 10 साल के ऊपर के, तो मंडूर उसका, मतलब मंडूर के, सॉरी, तो मंडूर बहुत अच्छा द्रव्य है। नहीं तो ऐसे ही नया नया जंग लगा हुआ लोहा अपने मंडूर करके ले लिया, तो उसका, उससे ना लोह के फायदे मिलेंगे ना मंडूर के फायदे मिलेंगे। हाँ, और अभी ये हमने देखा कि सुवर्ण, रौप्य, ताम्र तीनों विषग्न बताए हैं। तो इसमें भी थोड़ा अंतर है काम करने के लॉजिक में। सुवर्ण जो है आपको विष के इफेक्ट से बचाता है। एक तो विष के जो गुण बताए हैं ओज के विपरीत, तो ओज और स्वर्ण के गुण सेम ही है, तो वो वैसे विष का शमन करेगा, ऐसे भी एक लॉजिक आप लगा सकते हो। दूसरा यह है कि वो शरीर का सीधा पोषण और बलवर्धन करके विष का जो परिणाम हो रहा है शरीर पे, वो कम करने में सुवर्ण काम आता है। पर ताम्र जो है वो दीपन पाचन या फिर शोधन, जैसे वो ऊर्ध्वधन शोधन शोधन जो बताया ताम्र में, तो जैसे चरक गरज विष चिकित्सा में आया है कि ताम्र चूर्ण देके वमन करवा के फिर स्वर्ण का ये देना है। तो अगर आपको विष को निकालना है शरीर से, या फिर आम रूपी, या फिर जो विरुद्ध आहार से जन्य विष है, उसको पचाने का काम करना है, तो ताम्र यूज करना पड़ेगा। और किसी भी विष का शरीर पे परिणाम ना हो ऐसे सोच के यूज करना है, तो स्वर्ण यूज करना पड़ेगा। अभी ये जो आम और विरुद्धाहार जन्य विष जो रहते हैं, उसमें पित्त प्रधान लक्षण रहेंगे, तो ताम्र और रौप्य का कॉम्बिनेशन या सिर्फ रौप्य ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। और कफ प्रधान या कफवात प्रधान लक्षण रहेंगे, तो ताम्र ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये तीनों विषग्न है। पर हमें विषग्न कैसे चाहिए, विष को निकालने वाला पचाने वाला चाहिए, या शरीर को प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए, उस हिसाब से हमें इन तीनों में से चूज करना है। और फिर दोषानुबंध देख के ताम्र और रौप्य में से चूज करना है। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? तो अभी एक ही और स्लाइड है हमारा, पर उसके पहले मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि मान लो पेशेंट अभी हम ये भस्म का भी बात कर रहे हैं, तो इसी पे मतलब जवाब देने का, भस्म के उसके हिसाब से जवाब देने का ट्राई करो। द्रव्य ज्यादा मत डालो उसमें, या फिर कल्प का यूज मत बताओ। अगर पेशेंट आके आपको बोल रहा है कि मुझे उदर और उर स्थान में बहुत दाह होता है हर रोज, बिल्कुल मैं तीखा खा नहीं सकता, तो आप पहले क्या क्या उसको पूछोगे, क्या क्या और सवाल पूछोगे जिससे आपको डायग्नोसिस हो, फिर आप कौन से भस्म पे आओगे, क्या सोच सकते हैं इसमें? मतलब अभी इतना पहले पेशेंट ने मेन कंप्लेंट आपको बता दिया, तो अभी इसमें आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, और क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आप कौन से द्रव्य सोचेंगे।
हाँ कुंजल। कि हम एसिडिटी के आम्ल पित्त जैसा अगर रहा तो सबसे पहले अगर जब तक पित्त नहीं होगा तो हम और कुछ आगे दे भी नहीं सकते। आपका आवाज कट हो रही थी, पित्त का क्या? अगर अम्ल पित्त में मतलब पित्त ज्यादा होगा तो हम हाँ। कोई भी कल्प उसको देंगे तो वो ज्यादा मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसको यूज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले पित्त शमन करने के लिए हमें रौप्य ही सबसे पहले चॉइस करना चाहिए। अच्छा, पर द्रव्य पचेगा नहीं आप बोल रहे हो तो आम अवस्था ज्यादा है ऐसा? हाँ। हाँ, तो आम अवस्था ज्यादा है तो फिर हाँ, ताम्र क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि पित्त शमन के लिए स्पेसिफिक रौप्य ज्यादा अच्छी रहेगी कंपैरेटिवली ताम्र। हाँ, तो ऐसा अभी मुझे ऐसा रौप्य लगता आम है। पाचक करता है, आम पाचन करता है और पित्त शमन भी करता है, तो रौप्य पहले दिन से आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मेरा सवाल यह है कि फिर हम्म। सूच्छेकर में ताम्र क्यों डाला गया, रौप्य क्यों नहीं डाला गया? और उसके साथ उसको अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसा कुछ रहा तो हम वो आम शाम निराम करके एक बार कंसीडर कर भी सकते हैं कि रहेगा। अगर साम अवस्था रहेगी तो फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर बर्निंग सेंसेशन ही है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी हम्म। डाइजेशन वगैरह नॉर्मल है, तो हम रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। ओके, ठीक है। और अभी अगर पेशेंट का की मेन कंप्लेंट उदर शूल है तो? हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, आप बोल रहे थे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा अगर दाह नहीं, मेन कंप्लेंट शूल बताई पेशेंट ने, उदर शूल, तो हम्म। क्या सोचोगे? सर, शूल बताई तो फिर अभी तक जो तीन चार चीजें हमने पढ़ी उसमें से ही बताना है। शूल के लिए तो हमें जैसे शूल और उसके लिए तो लोहा ही बोला गया है कि लोहा जैसे सही रहेगा शूल के लिए कंपैरेटिवली अदर। लेकिन सिर्फ अगर पर उसको बर्निंग सेंसेशन। शूल क्या? होगा तो कहीं भी शूल होगा तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि बिना वात के अवरोध के शूल नहीं होता। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ, तो वात के अवरोध के बिना शूल नहीं होता, तो वात का अवरोध कौन कर रहा है? पेशेंट को मलावरोध, मूत्रावरोध, या फिर अजीर्ण है उसकी वजह से पेट में वात अटका पड़ा है, ऐसे कुछ रहेगा तभी उदर शूल होगा। तो पहले ओके। और बाकी लक्षण और परीक्षण करके ये पता करना है कि अवरोध कौन कर रहा है। अगर अवरोध मल मूत्र या फिर आम से है तो ताम्र यूज करोगे ना? हाँ, वो है। हाँ हाँ। और अगर ऐसा है कि पेशेंट ने बताया कि नहीं मेरे को बहुत महीनों से पेट की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो मैं कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, पेट साफ होने की दवाई, आम पाचकवटी वगैरह वगैरह, तो पेट ज्यादा साफ होता है तो भी शूल होता है, पेट साफ नहीं होता है तो भी शूल होता है। हाँ, उस वजह से उसको बहुत थकावट हम्म। भी आ चुकी है, और अभी सारे शरीर में अंगमर्द जैसी भी संप्राप्ति हो रही है हर रोज, तो फिर लोह ज्यादा काम करेगा। ओके। ठीक है। लोह पोषण करने वाला है, ताम्र पोषण नहीं ओके। करने वाला है। ये सबसे जो हम पहले पढ़ते हैं ना, संतर्पण और अपतर्पण, उसमें हर एक भस्म भी हो तो भी उसको ये दो में बैठाना ही है पहले। लोह ओके। धातु वर्धक और जीवनीय है तो वो संतर्पण में ऑटोमेटिक चला गया, वो भस्म है उसको पचाने में ज्यादा अग्नि नहीं लगती वगैरह सब ठीक है, पर वो शरीर में जाके कोई ना कोई धातु बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए वो संतर्पण करने वाला द्रव्य है। ताम्र अपतर्पण करने वाला द्रव्य है। तो पेशेंट की संप्राप्ति में अभी
आम प्रधान है, अवरोध प्रधान है, या क्षय प्रधान है, ये देख के फिर शूल की चिकित्सा करनी है। अगर कंफ्यूजन है तो दोनों थोड़ा थोड़ा यूज करो। मतलब ये शुद्ध चिकित्सा नहीं हुई, पर मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ। अभी हम नागवंग और जसत का भी देख लेते हैं। तो नागवंग और जसत तीनों बहुत ज्यादा सिमिलर गुण वाले भस्म है। तीनों पूती लोह है, और तीनों का मेन काम शरीर में शैथिल्य कम करना है। तो अभी शैथिल्य शरीर में कैसे निर्माण होता है, ये किसी ने कभी सोचा है, पढ़ा है, सर या मैडम से सीखा है? तो बताओ। पहले शैथिल्य क्या है ये पता कर लेते हैं, फिर आपको तीनों में जो अंतर है ना वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। टू बी। बताओ बताओ, कोई शैथिल्य मतलब क्या और कैसे निर्माण होता है? सर, हम्म। शैथिल्य म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो ना की जो धातू आहे हम्म। त्याचा जो धातवाग्नी आहे तो बिघडलेला हम्म। आहे आणि धातवाग्नी बिघडल्यामुळे तो जसा बनायला हवा तसा नाही बनला, त्याच्यामुळे तो शरीराचं ज्या पद्धतीने धारण करायला पाहिजे त्या हम्म। पद्धतीने धारण करू शकत नाही, त्याच्यामुळे त्याच्या कार्यामध्ये बिघाड निर्माण होतो. बरोबर. पण म्हणजे मेनली घडतं काय त्याच्यात? हाँ, और किसी को बताओ शैथिल्य जो भी आपने समझा है अभी तक। तो बेसिकली ऐसा है, शैथिल्य मतलब कोई भी जैसे सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण शैथिल्य का यह है कि रबर बैंड जब आप यूज करते हो, वो बहुत बार आपने यूज कर लिया तो वो ऐसे उसका उसकी लेंथ बढ़ जाती है और उसका खिंचाव कम हो जाता है। तो वो जो रबर बैंड ढीला पड़ जाता है ना, उसको बेसिकली शैथिल्य कहते हैं। तो अभी लेंथ बढ़ रही है और खिंचाव कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, दो परमाणु के बीच में जो अंतर है ना वो बढ़ रहा है। तो अब ये दो टाइप से बढ़ सकता है। एक तो वहां पे क्लेद गया है इसलिए बढ़ रहा है। कोई भी जैसे आप कोई भी जो हार्ड चीज है उसको आप डुबा के रखोगे पानी में या तेल में, तो उससे जो उसका क्लेदन होके उसमें मृदु मार्दव आने वाला है, वो क्लेद प्रधान शैथिल्य है। और अगर सिर्फ बीच में आकाश आ गया और सिर्फ डिस्टेंस बढ़ गया है दो परमाणु के बीच का, तो फिर वो आकाश प्रधान शैथिल्य हो गया। तो इस प्रकार से आकाश से भी शैथिल्य आ सकता है, क्लेद से भी शैथिल्य आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ। तो अभी अगर आकाश प्रधान शैथिल्य है या आकाश और क्लेद दोनों इन्वॉल्व है, तो हमें ऐसा द्रव्य चाहिए जो वात और कफ दोनों को कम करेगा, क्लेद को कम करेगा और उष्ण हो। तो उसमें अगर आप देखोगे तो नाग सबसे अच्छा द्रव्य आता है। ठीक है। अगर आपको अगर मान लो शरीर में पित्त का द्रव गुण बढ़ के बहुत दिन से अम्ल पित्त ज्यादा
मतलब अम्ल पित्त का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री काफी बड़ी है, पर दाह इतना नहीं था, इसलिए पेशेंट ने ऐसे ही थोड़ा बहुत एंटासिड खा के कई साल निकाल लिए। तो अब पित्त का जो द्रव गुण से बड़ा था पित्त, उसकी वजह से जो शैथिल्य आ रहा है शरीर में, ऐसी हिस्ट्री है। उसके साथ कफ की भी हिस्ट्री है। तो फिर आपको जसद यूज करना है कि पित्त मेन है फॉलोड बाय कफ। ठीक है। और अगर कफ मेन है फॉलोड बाय पित्त, तो फिर आपको वंग यूज करना है। तो सबसे तीनों में नाग वंग जसद में सबसे ज्यादा कफ कम करने वाला वंग है, और सबसे कम कफ कम करने वाला जसद है। यानी कि जसद है, ये एक शीत है तीनों में से, बाकी दो उष्ण है। और उसमें भी वंग नाग से ज्यादा उष्ण है। हमें एक्चुअली उल्टा लगता रहता है, पर नाग से ज्यादा वंग उष्ण है। और वंगा कफ को बहुत अच्छी तरह कम करता है। नाग उतना कफ पे काम नहीं करता, वो सिर्फ द्रव भाग कम करता है शरीर में और वात कम करता है। इसलिए नाग जीवनीय है, बाकी दोनों नहीं है। ठीक है। और अगर आपको बल बढ़ाना है वात कम करके, तो नाग उसके लिए सबसे अच्छा द्रव्य है। इसीलिए अगर आप वसंत कुसुमाकर जैसा कर देखोगे, तो वहां पे नाग वंग रौप्य तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। वो तीनों प्रमेह कम करने वाले और तीनों मेद कम करने वाले है। पर उसमें स्वर्ण रौप्य इत्यादि सब आ गए हैं, तो वो वातज प्रमेह तक भी काम कर सकता है, जहाँ पे शरीर में क्षय हो रहा है एंड स्टेज में। क्योंकि हर एक प्रमेह की संप्राप्ति में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो एंड में पेशेंट को वातज प्रमेह हो जाता है, जहाँ सब धातु लिक्विड होके मूत्र से निकलते हैं बेसिकली। तो शरीर में धातु ही नहीं बचते। तो वहां पे पूरी संप्राप्ति को ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर ड्रग बनाना है, तो आपको सुवर्ण रौप्य जसद वंग, सॉरी नाग वंग, ये सब का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो वसंत कुसुमाकर में वही दिखता है आपको। ठीक है। इसके अलावा जसद का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जसद सबसे सौम्य है तीनों में से, और नेत्र है जसद। तो नेत्र रोग कोई भी रहेगा, स्पेशली पित्त प्रधान हिस्ट्री और हेतु रहेंगे और नेत्र का प्रॉब्लम रहेगा, तो जसद बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दूसरी एक बात, जीर्ण पित्तज व्याधि में, जीर्ण अम्ल पित्त में, पित्तज ग्रहणी में, जो पेशेंट के पूरे जीआई ट्रैक्ट का बल कम हो जाता है, धारण क्षमता नहीं रहती, थोड़ा भी इधर उधर हुआ खाने में तो भी क्या, जिसको बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिसीज जैसी कंडीशन है, पर पित्त प्रधान है, ऐसी कंडीशन रहे, तो जसद का यूज हमें करना ही करना है। पूरे इंटेस्टाइन में जितने भी अल्सर्स है जो भी है, वो बहुत अच्छी तरह से जसद से कम होते हैं। तीसरी बात, जसद और घी ये मिक्स करके नित्य अंजन करने लायक एक बहुत बढ़िया अंजन बनता है। तो नेत्र में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जसद का यूज हम कर सकते हैं। ओके। तो ये बेसिकली ये तीनों का डिफरेंस है कुछ। और जैसे लोह का हमने बताया कि शूल और शोथ उसके मतलब डायरेक्ट दिए है उसकी फलश्रुति में, वैसे नाग में सीधा बलवर्धन ऐसे दिया है कि नागस्तु नागशत तुल्यम बलम ददाति। इतना मतलब वो बल के लिए आपको यूज करना है तो नाग ही यूज करना है। ऐसा इन तीनों में से सबसे ज्यादा बल्य तो नाग है। तो अभी शैथिल्य परीक्षण कैसे करेंगे, ये थोड़ा क्लिनिकली हमें सोचना पड़ता है। तो जो काफ मसल्स का एरिया है, जनरली उसका परीक्षण करते हैं पेशेंट को लेटा के, पैर ऊपर करके, पैर फोल्ड किए, तो काफ मसल एकदम रिलैक्स हो जाता है। उसको अगर आप दबा के देखोगे, तो 3 4 5 6 रुकना देखने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि किसका मसल बहुत शिथिल है, किसका जरूरत से ज्यादा टाइट है, किसका मीडियम है। तो जिसका ज्यादा शिथिल है उसको अगर आप हिस्ट्री देखोगे, बाकी लक्षण देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लेद प्रधान शैथिल्य है, वात प्रधान शैथिल्य है, या कॉम्बिनेशन है। तो उस हिसाब से आप वो द्रव्य ऐड कर सकते हो आपकी चिकित्सा में।
बस नाक का प्रॉब्लम ये रहता है कि नाक आप हमेशा अच्छी तरह से आपके जो भी पहचान के उनसे बनाया हुआ लिया करो, क्योंकि नाक बहुत नाक की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो सकती है अगर उसका शोधन मारण अच्छी तरह से नहीं किया तो, या फिर डोज बहुत ज्यादा दिया आपने, तो नाक की बहुत जल्दी टॉक्सिसिटी हो जाती है किडनीज को। तो दूसरा एक है कि ना इन तीनों में से सिर्फ नाक ऐसा है जो अस्थि और मज्जा पे काम करता है। तो हम कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो संधिगत वात में, आम वात में हम नाक का सोचते नहीं, स्पेशली संधिगत वात में जिसमें आम ज्यादा नहीं है, उसमें तो नाग सोचना चाहिए, क्योंकि नाग जितना तुरंत बल बढ़ाने वाला मांस का भी और अस्थि का भी कोई भी भस्म उतना तेज बल नहीं बढ़ाता जितना नाग बढ़ाता है, और वात भी शमन करता है। और अगर आप मॉडर्न के हिसाब से देखोगे तो नाक की टॉक्सिसिटी से, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी से, अगर माइल्ड डोज बहुत दिन तक लिया, डोज माइल्ड होने के कारण किडनी खराब नहीं होती, पर शरीर में अगर अशुद्ध नाग मतलब एक्यूमुलेट होता रहता है, तो नाखून है, सॉरी, दांतों पे और एक्सरे में हड्डियों पे नाक के आपको लाइंस दिखने लगती है। इतना अक्यूमुलेशन नाक का अस्थि में हो सकता है, अशुद्ध नाक का। तो इससे समझने वाली बात यह है कि अस्थि का बल बढ़ाने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए, शुद्ध नाग, अच्छे से बनाया हुआ नाग भस्म बराबर मात्रा में रसायन चूर्ण वगैरह में मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से आप संधिगत वात में यूज कर सकते हो। ओके। और वंग का एक यूनिक गुण है, आप सबको पता होगा कि वंग को शुक्र रिलेटेड संप्राप्ति में, मेल इनफर्टिलिटी में वगैरह यूज करते हैं। पर वंग एक्चुअली डायरेक्टली शुक्रवर्धक नहीं है। जैसे सुवर्ण शुक्रवर्धन करता है, दुग्ध शुक्रवर्धन करता है, सर्पी यानी कि घृत शुक्रवर्धन करता है, मकरध्वज शुक्रवर्धन करता है, वैसे वंग शुक्रवर्धन नहीं करता। वंग कामेच्छा कम करता है और शुक्र स्तंभन करता है। तो जिसके शुक्राशय का कारण मानसिक है, अति मैथुन है, या अति हस्त मैथुन है, ऐसा कुछ है, तो उसमें वंग यूज करके उसकी इच्छा कम करनी है। और शुक्र अगर बढ़ाना है तो बाकी शुक्रवर्धक द्रव्य यूज करने हैं। पर शुक्रवर्धक द्रव्यों का हमेशा ये रहता है कि वो वृक्ष भी रहते हैं, उससे मैथुन इच्छा बढ़ती है। वंग एग्जैक्टली उल्टा है, वंग से कम होती है, इसलिए शुक्र का रक्षण होता है। तो अगर आपको पता होगा तो जो बहुत सारे सन्यासी लोग हैं वो नित्य वंग का सेवन करते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मचारी रहना होता है। तो उनकी ब्रह्मचर्या में उसका यूज वो करते हैं वंग का, और फिर शुक्र की गति को रोक के फिर वो बाकी योग में चला जाता है भाग, उस पे हम नहीं बात करेंगे। पर पॉइंट ये है कि शुक्र को निकलने की इच्छा जो है वो कम करने के लिए वंग सबसे अच्छा काम करता है। इसलिए वंग मन पे जाने वाला और शुक्र पे जाने वाला ऐसा द्रव्य है इन तीनों में से। बाकी दोनों का उसमें इतना कुछ यूज नहीं है। नाक से आप शुक्रवर्धन बलवर्धन करके ऐसा यूज कर सकते हो, कोई भी इंफर्टिलिटी, मेल इंफर्टिलिटी के केस में। पर उसके लिए फिर बाकी आपको रस द्रव्य काफी है, और द्रव्य गुण वाले काष्ठौषधि भी काफी है, तो बाकी दोनों का ज्यादा यूज करने का टाइम नहीं आता शुक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। इसमें कुछ डाउट है किसी को? हम्म।
हाँ, और ये तीनों प्रमेय हमें अच्छी तरह से काम करते हैं, सबको पता रहेगा। पर जैसे मैंने बोला कि सभी प्रमेय का एंड में वातज प्रमेय हो जाता है, सभी धातुओं का क्षय होता है मूत्र मार्ग से। सब धातु बेसिकली लिक्विड जैसी अवस्था प्राप्त करते करके मूत्र से निकलते हैं। तो ऐसे हो के अगर शरीर में धातु क्षय हो चुका है ऑलरेडी, और मधुमेह मतलब मराठी वाला या हिंदी वाला नहीं, अपना ग्रंथ वाला मधुमेह जिसमें ओज ही निकलने लगता है मूत्र से, उतनी अवस्था आ गई हो, तो वंग यूज करके आप पेशेंट को बिगाड़ सकते हो, क्योंकि वंग से और ज्यादा वात प्रकोप होता है। वंग बिल्कुल संतर्पण करने वाला द्रव्य नहीं है, वंग अपतर्पण करने वाला द्रव्य है। उसमें आप नाक का यूज कर सकते हो, जसत का यूज कर सकते हो, बाकी धातुवर्धक ओजोवर्धक शुक्रवर्धक द्रव्यों का यूज कर सकते हो, पर उसमें वंग नहीं यूज करना है। बाकी जो प्रमेय है जिसमें अभी तक क्षय की अवस्था नहीं आई, उसमें वंग अच्छी तरह से काम करेगा, नाग और जसत भी करेगा। ओके। इसका तीनों का मिला के एक त्रिवंग भस्म मिलता है, वो ज्यादा कॉमनली यूज्ड है ये अलग अलग यूज करने से। और उसका बेसिकली हम, अगर हमें ज्यादा नैरो डाउन नहीं करना है पेशेंट को कि क्या क्या हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके हम शरीर में क्लेद और शैथिल्य कम करने के लिए त्रिवंग भस्म का यूज कर सकते हैं। तो अभी बस मेन एक रह गया सुवर्णमाक्षिक। उसका मैंने कुछ लिखा नहीं है। सुवर्णमाक्षिक का ऐसे है कि बेसिकली उसमें केमिकली देखोगे तो लोह और ताम्र दोनों है, तो यूनिक है थोड़ा वो। तो बेसिकली वो पित्त और कफ का शमन करने वाला और आम पाचन करने वाला है, और पारद का काम बढ़ाने वाला है। तो आप कहीं भी कोई भी पारद कल्प यूज कर रहे हो, तो उसके साथ थोड़ा सा स्वर्णमाक्षिक मिक्स किया, तो जो पारद कल्प आप यूज कर रहे हो उसका काम आपको बढ़ाया हुआ दिखेगा। और अगर आपको आम पाचन करना है, पर डर लग रहा है कि ताम्र यूज करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, कोई उष्ण चीज यूज करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, या फिर मतलब बेसिकली आपको डायग्नोस नहीं हो रहा है कि कौन सा दोष है आम के साथ, तो आप स्वर्णमाक्षिक बिना ज्यादा सोचे समझे यूज कर सकते हो। वो सीधा सीधा आम का पचन करता है, ज्यादा मतलब शैत्य भी निर्माण नहीं करता, उष्ण भी निर्माण नहीं करता, बहुत बैलेंसिंग ऐसा वो भस्म है एक। वैसे ही वो रक्त में जाके पित्त और वात को अच्छी तरह से बैलेंस करता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करना है तो सुवर्णमाक्षिक ये अच्छा एक भस्म है आम पाचन के लिए और रस रक्त से रिलेटेड अलग अलग व्याधियों के लिए। और अभी बस दो ही बच गए, हरता और मंशिल। तो हरता का और मंशिल के दोनों के गुण बहुत सिमिलर है, पर कुष्ठ और स्किन रिलेटेड कंडीशंस में हड़ताल ज्यादा यूज होता है, और कफ श्वास कास इस ऐसी चीजों में, प्रतिशय ऐसी चीजों में मंचिल ज्यादा यूज होता है। मंचिल से कफ पिघल कर बाहर निकल जाता है शरीर से, तो श्वास कास वगैरह में उसका फायदा होता है। और मंचिल थोड़ा सा, अगर मतलब रेचक नहीं है वो, पर थोड़ा सा रगुण भी उसमें दिखता है अगर आपने यूज किया होगा तो उस हिसाब से हरतौर और मंजिल में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये आज का मैंने इसलिए रखा था डिस्कशन कि अभी इसके बाद चंद्रप्रभा से लेके जो भी कल्प है, आपको अभी बेसिक बेसिक आइडिया है कि कौन सा भस्म क्या क्या टाइप से काम करता है शरीर में। तो जब हम कल्प के डिस्कशन करेंगे अभी अगले हफ्ते से, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से कल्प समझ में आएगा। ओके। किसी को डाउट है कुछ?
किसी को कुछ पूछना है या एंड करे आज का सेशन? आशा, नागवंग जसद मध्ये काही डाऊट? सर क्लिअर आहे. आवाज नहीं येते. नाही सर क्लिअर आहे. ओके, ठीक है, फिर अभी एंड कर लेते हैं. अगले हफ्ते चंद्रप्रभा और जो डाला था मुझे याद नहीं, अब वो कंपैरिजन करेंगे और एक एक ऐसे ही एक एक दो दो कल्प लेके फिर कंपैरेटिव में ही सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है प्रैक्टिकली यूज़ करने में.